स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हमने सीबीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के पार्ट 4 लेके आ चुके हैं। पिछले वीडियोस में हमने एसिड्स, बेसिस, इंडिकेटर्स, उसके एसिड्स के अलग अलग रिएक्शंस, बेसिस के डिफरेंट रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर ये वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन वीडियोस का लिंक दे दिया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस के साथ क्या होता है, और एसिड और बेस को डाइल्यूट करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर किस तरह से एसिड और बेसिस को डाइल्यूट करना चाहिए। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए, ये सभी आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कॉपी और पेन निकाल ले, नोट्स बनाते जाइएगा। स्टार्ट करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। तो स्टूडेंट्स, हेडिंग लगाए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए एक एक्सपेरिमेंट को इस डायग्राम के मदद से समझते हैं, जिससे आपको कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो एक बीकर लिया है मैंने और उसमें डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, और दो कार्बन के रॉड्स लगाए हैं। यहाँ पर बल्ब है, स्विच है, और इन सभी को मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। समझे? एक बात क्या आपको पता है कि जब हम एसिड को ना वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो एसिड को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हमें जो सॉल्यूशन मिलता है, वो सॉल्यूशन ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। समझे? और वही सॉल्यूशन हम यूज करते हैं, कहाँ मालूम है? वो जो सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन हम यूज करते हैं, वो सॉल्यूशन हम यूज करते हैं कार्स में और इन्वर्टर बैटरीज में यूज करते हैं। इन्वर्टर बैटरीज में यूज करते हैं। समझे? अच्छा, ये सॉल्यूशन कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? तो देखिए, हमको क्या पता है कि जब हम एसिड को ना वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वो H प्लस आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। एसिड्स H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और यही आयन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं डिसोसिएशन। क्या कहते हैं बच्चों? डिसोसिएशन। समझे? अब यहाँ पे आइए, ये जो पूरा सर्किट हमने सेटअप किया है ना, जब हम ये जो स्विच है, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये बल्ब जो है इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। ये बल्ब जलने लगेगा। समझे? ये बल्ब जलने लगेगा, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। यही सेम प्रोसेस आप रिपीट करें यहाँ पे एसिड के जगह पर प्योर वाटर लेके या फिर अल्कोहल सॉल्यूशन लेके, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये बल्ब जो है ना, उस वक्त नहीं जलेगा। ये बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये है कि एसिड सॉल्यूशंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। आप एक बात समझे ना भाई, कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आया यहाँ से, और ये इस पाथ को तो ट्रैवल करना पड़ेगा भाई। ये जो एसिड का जो सॉल्यूशन है ना, उसको तो इस एसिड के सॉल्यूशन से जाना पड़ेगा, तभी ये पूरा सर्किट एक कंप्लीट होगा। और उसी सर्किट के कंप्लीट होने के बाद तभी तो ये बल्ब जलेगा, है कि नहीं भाई? इलेक्ट्रिसिटी अगर यहाँ से कंडक्ट ही नहीं होगा, अगर करंट यहाँ से कंडक्ट ही नहीं होगा, तो भाई ये बल्ब जलेगा कैसे? समझ रहे हो?
तो इससे हमें यह पता चलता है कि एसिड का जो सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, एसिड का सोल्यूशन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। समझे? ये यहां तक समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है व्हाट हैपेंस टू एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से ये पूरा कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस एक्टिविटी को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक एकदम क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमने 1 ग्राम सॉलिड सोडियम क्लोराइड लिया है। ठीक है, और इसमें बहुत ही कम मात्रा में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। समझे? तो सोडियम क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से प्रोड्यूस होगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उसी टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमने एक डिलीवरी ट्यूब लगा दिया। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक गैस जो है ना इस डिलीवरी ट्यूब से बाहर आ रहा है। अब हमने क्या किया कि एक ड्राई लिटमस पेपर लिया और एक वेट यानी कि भीगा हुआ लिटमस पेपर लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक बार उस ड्राई लिटमस पेपर को इस गैस के पास लेके गए और दूसरी बार वो जो वेट लिटमस पेपर है उसको इस गैस के पास लेके गए, यानी कि गैस के कांटेक्ट में लाए। इस प्रोसेस में हमें ये देखने को मिला कि सिर्फ वो जो वेट लिटमस पेपर है सिर्फ उसी में कलर चेंज हो रहा है, जो ड्राई लिटमस पेपर है उसमें कोई कलर चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो गैस निकल रहा है ना ये HCl गैस है बेटा। ठीक है, एक्टिविटी से हमें ये समझने को मिला कि सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड से H+ आयंस प्रोड्यूस हुए। ठीक है, और इसीलिए सिर्फ जो वेट लिटमस पेपर है ना उसी में कलर चेंज हुआ। उसका रीजन भी ये है क्योंकि जो ड्राई लिटमस पेपर है उसमें वाटर मौजूद नहीं है और ये HCl गैस फॉर्म में है। ठीक है, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या होता है, एसिड जो है वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है और उसी से हमें पता चलता है कि ये एसिड है। ठीक है, अब ये जो HCl गैस निकल रहा है, जब इसे वेट लिटमस पेपर मिला तो वहां पे इसको मिली वाटर और उसी वाटर के प्रेजेंस में इसने क्या किया, अपना जो H+ आयन है वो प्रोड्यूस कर दिया जिससे कलर चेंज हुआ उस लिटमस पेपर का। किसका? वो वेट लिटमस पेपर का। ताकि जब हमने ड्राई लिटमस पेपर को इस गैस के कांटेक्ट में लाए तो उस ड्राई लिटमस पेपर में वाटर मौजूद ही नहीं था। तो जब वाटर ही मौजूद नहीं है तो HCl अपना आयंस प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा, अपना जो H+ आयन है वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा और इसी वजह से कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिला है ड्राई लिटमस पेपर में, लेकिन हमें कलर चेंज देखने को मिला वेट लिटमस पेपर में। तो यही मेन रीजन है कि क्यों दो अलग अलग फिनोमेनन यहाँ पे हुए, एक में कलर चेंज देखने को मिला तो दूसरे में नहीं मिला। तो यही वो रीजन है और इससे हमें ये पता चलता है कि जो एसिड्स है या फिर हमने यहाँ पे जो लिया है HCl तभी H+ आयन प्रोड्यूस करेगा जब उसको वाटर मिलेगा, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर कोई भी H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब एक चीज समझो, ये जो हाइड्रोजन आयन है ना बेटा ये H+ के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये H+ के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या करते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके क्या करते हैं, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं और ये इसी हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ही मौजूद रहते हैं। ये इसी हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक है, समझे। और इसी हाइड्रोनियम आयन को ना हम ऐसे, इसी हाइड्रोनियम आयन को हम ऐसे H प्लस एक्वस इस फॉर्म में भी ना रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे और वही हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे एक क्लोराइड आयन भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, और ये है क्लोराइड आयन। समझे। और यही सेम चीज हमको पता है कि जब बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक बेस है, तो इसे वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, तो बेसिस क्या करते हैं, बेसिस जो है ना वो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। और जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व होते हैं, जो बेसिस वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एल्केलाई। क्या बोलते हैं, एल्केलाई। बेसिस सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, जो बेसिस वाटर में सॉल्यूबल है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्केलाइज। समझे। स्टूडेंट्स, चलते हैं इस वीडियो के आखिरी टॉपिक की तरफ, जो है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस विथ वाटर। तो क्या होता है ना कि जब हम एसिड्स जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड और बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन्हें जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन होता है ना वो बहुत ही गर्म होता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है वो बहुत गर्म है। इसका मतलब ये है कि ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है, यानी कि इसमें हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो बहुत ही गर्म होगा। ठीक है, यानी कि ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब जहां से हीट इज इवॉल्व, यानी कि जिसमें से हीट बाहर निकल रहा है। समझे। तो इसीलिए तो हमेशा क्या करना चाहिए कि एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व करना चाहिए, वाटर को एसिड या बेस में डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। समझे, वाटर को एसिड और बेस में डिसॉल्व नहीं करना चाहिए, एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व करना चाहिए। अगर आप वाटर को एसिड या बेस में डिसॉल्व करते हैं किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस में, अगर आप वाटर को डिसॉल्व करते हैं तो वहां से क्या होता है कि बहुत हीट जनरेट होता है। समझे, बहुत
हीट जनरेट होता है, क्या होता है जो एसिड है या फिर जो बेस है वो ना स्प्लैश आउट हो सकता है एंड कैन कॉज सीवियर डैमेज। ठीक है, अब आता है प्रिकॉशन। हम सभी ने अपने स्कूल में एक चीज़ तो देखा होगा कि जो एसिड के बॉटल्स हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये जो एसिड स्कूल्स में मौजूद होता है ना, वो डाइल्यूट एसिड होता है बेटा। ठीक है, और क्या होता है कि और स्ट्रॉन्ग बेसिस भी मौजूद होते हैं। तो इन सभी के जो बॉटल्स है उनमें एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे ना इरिटेंट या फिर ऐसे जो कॉरोसिव है या फिर डेंजर साइन वहाँ पे जो लेबल्ड किया हुआ रहता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर ये गलती से आपके हाथों में गिर जाता है या फिर आपके स्किन के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, तो या तो आपका स्किन रेड भी हो सकता है या फिर आपका स्किन जो है बहुत बुरी तरह से डैमेज भी हो सकता है। तो ये प्रिकॉशन वहाँ पे दिया हुआ रहता है। आई होप कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया है। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।